हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हमें शुरुआत करनी है अपने यूनिट 3 की, जिसमें हमें ये पढ़ना है कि आखिर सैम्पलिंग क्या होता है। इंग्लिश वर्ड इसमें बताया गया है सैम्पलिंग, हिंदी में इसके कई नाम हैं जिसे आगे हम आप लोग को बताएंगे। यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जो भी रिसर्च का एक एक टॉपिक है पॉइंट वाइज आप उसको नोट करते जाइएगा, लिखते जाइएगा, क्योंकि अब आपके पास ज़्यादा समय नहीं है तैयारी करने के लिए, क्योंकि आप लोग ने न्यूज़पेपर देखा ही होगा कि एग्ज़ाम की डेट आपकी आ ही गई है। इसके लिए आपको अच्छे से तैयारी करना शुरू कर देना चाहिए और जो भी क्लासेस पहले पढ़ा दी गई हैं उन सबको ध्यान से आप लोग पढ़ते जाइए और एक नोट्स कंप्लीट कर लीजिए, जिससे एग्ज़ाम टाइम में आपको बस रिवाइज करना रहे। इसके बाद जैसे क्लास कंप्लीट होती है 2-4 दिन के अंदर में, फिर हम आप लोग के लिए एक क्लास लेके आएंगे जिसमें पूरे सिलेबस का कंप्लीट रिवीजन किया जाएगा और फिर उसमें इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बता दिए जाएंगे। तो चलिए हम अपने क्लास की शुरुआत करते हैं। इसमें देखिएगा बताया गया है कि सैम्पलिंग, इंग्लिश वर्ड है सैम्पलिंग। अगर इंग्लिश आप लोग याद करते तो आप लोग के लिए बहुत ही आसानी होगी ये जानने में, लेकिन अगर आप लोग हिंदी में करते हैं तो उसमें आपको हर समय कुछ ना कुछ कन्फ्यूजन आता रहेगा। इसलिए ये देखिएगा कि जो सैम्पलिंग है इसे निदर्शन भी कहा जाता है, प्रतिचयन, नमूनाकरण, ये सारी चीज़ें, मतलब कई सारे वर्ड हैं, लेकिन इंग्लिश वर्ड क्या है? सैम्पलिंग। अब सैम्पलिंग नाम से आपको समझ में आ रहा होगा कि शायद ये तो हमने बहुत बार सुना है। कहीं भी आप शॉपिंग करने जाते हैं, ज़्यादातर देखिए शॉपिंग करते वक्त क्या कहा जाता है कि जो दुकानदार होता है वो अपने ग्राहकों से क्या कहता है कि आपको क्या चीज़ें चाहिए, किस मॉडल में चाहिए, फिर जो सामान आप बताते हैं उससे रिलेटेड आपको कुछ सैम्पलिंग दिखा देता है। कहता है कि आप पहले ये सैंपल देख लीजिए, आपको ऐसे से सामान चाहिए तो फिर मैं इसका ओरिजिनल पॉइंट दिखाता हूँ, ऐसा दुकानदार बोलता होगा। वही चीज़ें यहाँ बताई जा रही हैं कि जब आप रिसर्च करने जाते हैं, शोध करने जाते हैं, तो वहाँ पे क्या आपको देखने को मिलता है, क्या अगर पूरे समाज के व्यक्तियों की आपको शोध करना है तो क्या इतना आसान होगा कि पूरे समाज के व्यक्तियों का एक साथ में निरीक्षण कर सके, आप लोग रिसर्च कर सके उन पर। इसी के लिए यहाँ पे रिसर्च में सैम्पलिंग की जाती है कि जहाँ पे जैसे उस दिन पिछली क्लास में हमने एक छोटे पॉइंट में बताया था कि निदर्शन, प्रतिचयन, सैम्पलिंग ये क्या है, छोटे पॉइंट में बताया था, लेकिन इस यूनिट में आपको पूरे चैप्टर में यही पढ़ना है कि आखिर निदर्शन क्या है, इसके बारे में आप क्या जानते हैं, आगे इसका क्या स्टेप बताए गए, इसमें भी स्टेप बताए गए, इसके भी प्रकार बताए गए हैं। सबसे इम्पोर्टेंट होता है सैम्पलिंग, इसीलिए इसमें ये सारी चीज़ें आपको बताई गई हैं। तो देखिएगा इसमें निदर्शन किसी भी अनुसंधान की आधारशिला है। यही बातें हमने बताया कि आप जब रिसर्च करने जाते हैं तो आपके पास एक फ्रेम मिल जाता है, सैम्पलिंग मिल जाती है, वही है यार निदर्शन। निदर्शन किसी भी अनुसंधान की आधारशिला होती है, इसी के बेस पे आप कोई प्रयोग करते हैं। यह अनुसंधान से पूर्व निर्धारित किया जाता है। अनुसंधान करने से पहले आप निर्धारित कर लेते हैं कि इतने सारे व्यक्तियों में इतनी जनसंख्या जो है उसमें से इतने लोगों का, मतलब जहाँ समग्र की बात हो रही, ढेर सारी संख्या की बात हो रही, वहाँ उसमें से कुछ लोगों का आप चयन करते हैं। फिर उन पर जब आप रिसर्च करते हैं तो आपको रिसर्च करने में आसानी होती है। हमने उस दिन भी आप लोग को एग्जाम्पल बताया था कि घरेलू कार्यों में नॉर्मल अगर आप रसोई घर की बात करते हैं तो वहाँ पर भी पूरी कढ़ाई की सब्जी का प्रत्येक आलू का टुकड़ा आप नहीं चेक करते हैं, बल्कि उसमें से 1-2 का चेक कर लेते हैं। कैसे कर लेते हैं? ये इंपॉर्टेंट होता है कि वो सभी आलू के टुकड़े एक समान होने चाहिए, ये बातें इंपॉर्टेंट होती हैं इसके लिए। वही बातें यहाँ बताई गई कि अनुसंधान से पूर्व निर्धारित किया जाता है कि किन इकाइयों का अध्ययन करना है। ये चीजें आपने देख लिया। आगे देखिए लुंड वर्ग के अनुसार, देखिए ये क्या बता रहे हैं, इन्होंने प्रतिचयन की 3 पद्धतियों की चर्चा की है। जो लुंड वर्ग विद्वान है, सामाजिक अनुसंधान के बारे में इन्होंने जब रिसर्च किया है, फिर इन्होंने प्रतिचयन के बारे में 3 पद्धतियों का निर्धारण किया है। वो 3 पद्धतियां कौन कौन सी हैं कि वैयक्तिक अध्ययन पद्धति। 3 पद्धतियों में सबसे पहले इन्होंने दिया कि वैयक्तिक अध्ययन पद्धति। वैयक्तिक मतलब होता है व्यक्तिगत। जब आप किसी व्यक्ति का पर्सनली, एक व्यक्ति का आप क्या करने लगते हैं, रिसर्च करने लगते हैं,
एक ही व्यक्ति को आप सैंपल मानकर सब कुछ रिसर्च करते हैं तो वहां पे क्या है कि वैयक्तिक अध्ययन पद्धति होती है। इसी को इंग्लिश में केस स्टडी कहा जाता है। अगर आपके लघु उत्तरी में, अति लघु में ऐसा क्वेश्चन आता है कि केस स्टडी क्या होता है, तो आप ये बता सकते हैं कि जब रिसर्च करते समय कोई भी व्यक्ति क्या करता है कि किसी पर्टिकुलर एक व्यक्ति का प्रतिचयन करके रिसर्च करता है, तो वो क्या कहलाता है, केस स्टडी कहलाता है। जब आप एक एक व्यक्ति का क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं व्यक्तिगत रूप से, तो वो क्या होता है, वैयक्तिक अध्ययन पद्धति या फिर केस स्टडी कहलाता है। यहाँ पे तो इतना समझ में आ गया। दूसरा पॉइंट देखिएगा, जनगणना विधि, इंग्लिश में इसको सेंसस मेथड कहते हैं। प्रतिचयन करने के लिए लुंड वर्ग विद्वान ने अपने पद्धति में जनगणना विधि को शामिल किया। इसमें इन्होंने बताया कि जब समग्र की समस्त इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, जितनी जनसंख्या है, जितनी समाज में जनसंख्या है, जिस क्षेत्र में, वहाँ के सभी व्यक्तियों का जब हम गणना करते हैं, सभी व्यक्तियों का अध्ययन करते हैं, तब क्या होता है, जनगणना विधि कहलाती है। आप लोग देखे होंगे 2011 में जब जनगणना हुई थी, उसके बाद से तो हुई नहीं है, लेकिन जनगणना में क्या किया जाता है कि एक एक व्यक्ति का अध्ययन किया जाता है, एक एक व्यक्ति की संख्या ली जाती है। ऐसा नहीं है कि इस गांव में इतने लोग हैं, इनकी समानता के आधार पर इनको बांट देते हैं, जैसे कि कुछ अमीर वर्ग है तो अमीर वर्गों में से सिर्फ एक व्यक्ति का चयन कर लिया जाए, ऐसा इसमें नहीं होता है। जनगणना विधि में प्रत्येक व्यक्ति का चयन किया जाता है, प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर शोध किया जाता है। इसके बाद है निदर्शन विधि। निदर्शन वही सैंपलिंग, इसका मतलब देखिए आप लोग, निदर्शन, प्रतिचयन, नमूनाकरण, ये सारे वर्ड एक ही हैं, और दैव निदर्शन भी इसी को कहते हैं। जितने पॉइंट है एक एक आप लोग नोट करते जाइएगा। निदर्शन सैंपलिंग क्या होता है कि जब, यही आपने देखा कि जनगणना में समग्र मतलब संपूर्ण व्यक्तियों का आप अध्ययन कर रहे हैं, और निदर्शन में क्या कर रहे हैं कि यदि समग्र की कुछ इकाइयों के अध्ययन हेतु पूरा संपूर्ण जनसंख्या है, उनमें से किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए जब चयन किया जाए, देखिए यदि समग्र के कुछ इकाइयों के अध्ययन है तो प्रतिनिधि के रूप में चयन निदर्शन कहलाता है। जब प्रतिनिधि का मतलब क्या होता है कि जब क्या होता है कि ढेर सारी जनसंख्या है, उसमें सभी व्यक्तियों से आप उत्तर ना पूछ करके, बल्कि क्या करें कि उसमें से किसी एक व्यक्ति का चयन करके सारी बातें उसी से पूछी जाए, सारे क्वेश्चंस का आंसर उसी से प्राप्त किया जाए, तो वो व्यक्ति क्या कहलाता है, अपने समूह का एक प्रतिनिधि कहलाता है। जैसे पूरे ग्राम सभा में देखिए, जब चुनाव होता है तो क्या होता है, प्रधान जो होता है गांव का कोई एक ही होता है, लास्ट में उसी का चयन किया जाता है पूरे गांव के विकास के लिए, देख रेख के लिए। चुनाव में तो ढेर सारे लोग होते हैं, लेकिन चयन किसी एक का किया जाता है संपूर्ण की देखरेख के लिए। वही बातें यहाँ बताई जा रही हैं कि समग्र इकाइयों में से किसी एक व्यक्ति का चयन कर लिया जाता है, तब वो क्या कहलाता है, सैंपलिंग कहलाता है। सबसे सिंपल भाषा में इतना आप लोग समझ लीजिए कि संपूर्ण में से किसी एक को प्रतिनिधि मानकर चयन कर लिया जाता है। अब देखिए समग्र की बात हम बताएं कि समग्र वर्ड ये बार बार आ रहा है। हम संपूर्ण बता रहे हैं, लेकिन आप यहाँ पे संपूर्ण नहीं लिखेंगे, आपको समझाने के लिए संपूर्ण बातें बताई जा रही हैं। संपूर्ण वर्ड आपको रिसर्च में नहीं यूज करना है। देखिए समस्त इकाइयां या फिर समस्त क्षेत्र के योग हैं क्या, समग्र, जिसमें से निदर्शन निकाला जाता है। समग्र जो है समस्त इकाइयां या क्षेत्र, जिस क्षेत्र से है उस पूरे क्षेत्र का योग, जिसमें से सैंपलिंग निदर्शन निकाला जाता है, जिसमें से निदर्शन निकाला जाता है, अनुसंधान में वही समग्र होता है। वही संपूर्ण बातें जो कही जा रही हैं, संपूर्ण बात जो कही जा रही है, उसी को अनुसंधान में समग्र के नाम से जाना जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे कि निदर्शन रचना किस प्रकार से की जाएगी। जब हम रिसर्च करेंगे, इसमें निदर्शन की बात करेंगे, सैंपलिंग की बात करेंगे, तो उसका फ्रेमवर्क, उसकी रचना हम कैसे बनाते हैं। देखिए समग्र की समस्त इकाइयों की सूची तैयार की जाती है। जब समग्र की समस्त इकाइयों का, यानी कि
पूरे क्षेत्र के जितने भी व्यक्ति हैं, संपूर्ण जितनी संख्या है, उसमें से जो भी इकाइयों का हम चयन करते हैं रिसर्च करने के लिए, जिन व्यक्तियों का चयन करते हैं, जैसे हमने एग्जाम्पल में एक दिन आप लोग को बताया था कि मान लीजिए 2500 की जनसंख्या है, 2500 जो है वो समग्र हो गया, लेकिन उसमें से कुछ इकाइयों का चयन, मान लीजिए हमने 250 व्यक्तियों का चयन किया, 2500 में से 250 व्यक्ति का चयन किया, तो वो क्या हो गया, सैंपलिंग वही हमने ले लिया, उतने लोगों को सैंपल के रूप में ले लिया। फिर क्या है कि समग्र के समस्त इकाइयों की सूची तैयार कर लेते हैं। फिर 250 जो व्यक्ति हैं 2500 में से, उन व्यक्तियों का हम एक सूची बना लेते हैं कि 2500 में से 250 व्यक्ति को हमने लिया है, ये हमारा क्या हुआ, सैंपल हो गया, उनकी हम सूची बना लेते हैं। इसके बाद एक जिसमें से निदर्शन की इकाइयों का चयन होता है, अब उसमें से भी हम क्या करते हैं, चयन करते हैं, उस सूची को निदर्शन रचना कहते हैं। उन्हीं को क्या कहा जाता है, निदर्शन रचना कहा जाता है। ये जो फ्रेमवर्क तैयार किया जा रहा है वही निदर्शन रचना होती है। अब बात करते हैं कि सामाजिक अनुसंधान में इसका प्रयोग कब किया गया। वैसे तो ये प्रयोगशाला विधियों में किया जा रहा है, हर क्षेत्र में किया जा रहा है, लेकिन अगर नॉर्मल बात की जाए कि सामाजिक अनुसंधान में सैंपलिंग की बात कब की गई, देखिए सामाजिक अनुसंधान में इसका प्रयोग 1906 ईस्वी में बाउले जो मनोवैज्ञानिक हैं, इन्होंने क्या किया था, बाउले ने लंदन के घरों के अध्ययन में दैव निदर्शन का प्रयोग किया। दैव निदर्शन, यहाँ पे भी दैव निदर्शन की बात की जा रही है, वही बातें हमने यहाँ पे बताई कि प्रतिचयन, नमूनाकरण, निदर्शन, दैव निदर्शन, ये सारी चीजें, ये सारे नाम की जो इंग्लिश है वो सब क्या है, सैंपलिंग ही है, इसलिए इंग्लिश वर्ड आप लोग ज्यादा ध्यान रखिए। लंदन के घरों के अध्ययन में दैव निदर्शन का प्रयोग किया। इन्होंने ध्यान दिया लंदन के जो घर हैं वैसे अपने यहाँ भी हो रहा है, हर रोज हम सैंपलिंग का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने कब रिसर्च किया, कब उन्होंने ध्यान दिया, 1906 ईस्वी में उन्होंने देखा कि सामाजिक अनुसंधान में कि क्या चीजें किस प्रकार से की जा रही हैं। हमने अभी एग्जाम्पल घर के बारे में आपको दिया कि घरों में जो हो रहा है, सब्जी पका रहे हैं फिर भी हम कढ़ाई में से आलू चेक कर रहे हैं, चावल पका रहे हैं उसमें से चावल के कुछ दाने ही हम निकाल के चेक कर ले रहे हैं। तो इन्हीं सब चीजों पे बाउले ने ध्यान दिया 1906 ईस्वी में। हर रोज व्यक्ति देख रहा है, लेकिन उसके बारे में रिसर्च किया और उसको समाज के ऊपर अप्लाई करने की बात 1906 ईस्वी में की गई। हम आप भी हर समय कुछ ना कुछ सोच रहे हैं, देख रहे हैं, अपने घरों में कर रहे हैं, लेकिन जब उसको बड़े लेवल पे कोई उतारता है तब बताया जाता है कि इस व्यक्ति ने इस समय इस क्षेत्र में इसकी प्रयोग को किया है। वही बातें यहाँ बताई जा रही है। प्रत्येक दिन आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से हम प्रतिचयन कर रहे हैं, सैंपलिंग ले रहे हैं, लेकिन हमको ये नहीं पता था कि इसका प्रयोग हम समाज में भी कर सकते हैं। वही बातें बाउले ने 1906 ईस्वी में बताया था। कब से बताया था कि लंदन के घरों में ये सारी चीजों को उन्होंने ध्यान से निरीक्षण किया, फिर उसको समाज पे अप्लाई किया। अब हम बात करते हैं कि जो प्रतिचयन है उसकी परिभाषा, एक दो परिभाषा है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण विद्वान है उनके द्वारा देखिएगा। पीवी यंग के अनुसार, पीवी यंग जो है विद्वान, वो क्या बता रहे हैं इसके बारे में कि एक सांख्यिकीय निदर्शन जो संख्या में प्रतिचयन किया जा रहा है, वैसे आप जो घरों में कर रहे थे वो अलग बात है, लेकिन जब एक जनसंख्या सांख्यिकीय में निदर्शन किसी संपूर्ण समूह या समग्र का लघुकृत आकार होता है, एकदम छोटी भाषा में इन्होंने बताया, वही बातें ये भी बता रहे हैं। परिभाषा में इन्होंने बताया कि एक सांख्यिकीय निदर्शन जो होता है वो किसी संपूर्ण समूह का या समग्र का लघुकृत आकार, तो ढेर सारे में से छोटे रूप को ले लेते हैं हम। 2500 में से 250 लोगों का चयन कर लिया, वो क्या हो गया, प्रतिचयन या सैंपलिंग हो गया। वहीं पे गुडे एवं हॉट जो है वो क्या कह रहे हैं, इन्होंने जब परिभाषा दी प्रतिचयन का तो इन्होंने बताया कि किसी विस्तृत समग्र का छोटा या लघुतर प्रतिनिधि होता है। किसी विस्तृत समग्र का जो विस्तृत रूप से फैला हुआ है, संपूर्ण इकाई जो है उनमें से कोई छोटा या फिर लघुतर जो रूप है उनका प्रतिनिधि हम करते हैं, उनको चयन कर लेते हैं। प्रतिनिधि का मतलब यहाँ चयन से होता है कि जो संपूर्ण इकाई के लोगों का, समग्र लोगों का आंसर देने के लिए जो सामने आता है, यानी कि उन सारी चीजों के बारे में हम किसी एक व्यक्ति से अगर जान रहे हैं तो वो क्या होता है, उसका प्रतिनिधि होता है। वही बातें ये
गुडे एवं हॉट जो विद्वान है ये बता रहे हैं। तो ये दो इंपॉर्टेंट परिभाषाएं हैं जो आप एग्जाम में जरूर लिखिएगा। आपकी कॉपियां तब सुंदर दिखती हैं जब आप हेडिंग वाइज हेडिंग, स्टेप वाइज स्टेप वो चीज़ों को लिखते हैं। एग्जामिनर भी अगर वैसे आप चाहें तो अपनी भाषा में ये जब आप लिख दिए थे तो इसके आगे परिभाषा की क्या ज़रूरत है, लेकिन जब आप परिभाषा लिखते हैं तो समझ में आता है कि एग्जामिनर भी कॉपियां देखता है तो उसको समझ में आता है कि स्टूडेंट ने अच्छे से पढ़ाई की है। तो इसी के लिए आप लोग को ध्यान पूर्वक जो इम्पोर्टेंट विद्वान है उनके अनुसार जो परिभाषाएं दी गई उनके नाम याद करिए और उन्होंने किस प्रकार से अपनी परिभाषा को दिया है उस हिसाब से अगर आप लिखते हैं तो बहुत ही अच्छे मार्क्स आपको मिलते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे प्रतिचयन की विशेषता। आखिर प्रतिचयन में क्या विशेषता होनी चाहिए। इसमें देखिए सबसे पहले है इसमें समग्र का प्रतिनिधित्व। समग्र का प्रतिनिधित्व। जो प्रतिचयन होता है वो क्या होता है कि जो संपूर्ण इकाई है, समग्र है, उनका प्रतिनिधित्व, उनमें से सबका आंसर देने के लिए, जवाब देने के लिए कोई एक व्यक्ति सामने आता है तो वो क्या कहलाता है, प्रतिचयन कहलाता है। अपने परिवार में से अगर कोई बाहरी व्यक्ति आता है तो पूरे परिवार में से कोई एक व्यक्ति जाकर के उनकी बातों को सुनता है और उनसे जो भी क्वेश्चंस किए जा रहे हैं वो हम अपने परिवार का कोई एक सदस्य देता है। तो जो अपने घर का व्यक्ति जो सदस्य आंसर दे रहा है वो अपने परिवार का क्या होता है, प्रतिनिधि होता है। जैसे अपने परिवार का जो मुखिया होगा वो क्या होता है, एक प्रतिनिधि का कार्य करता है। उसी प्रकार से यहाँ पे बताया जा रहा है कि समग्र का प्रतिनिधित्व जो व्यक्ति करता है वो क्या कहलाता है, प्रतिचयन या सैंपलिंग कहलाता है। इसके बाद पर्याप्त आकार। पर्याप्त आकार का मतलब होता है कि जब भी हम सैंपलिंग करें तो अगर जनसंख्या ज़्यादा होगी तो हमारा सैंपलिंग बहुत ही अच्छा होगा। जब आप क्या करते हैं कि बड़ी सी दुकान में जाते हैं सामान खरीदने के लिए तो वहाँ पे आपको चयन करने में आसानी होती है, लेकिन अगर आपके पास एक या दो ही है सामान तो आप उसमें से क्या सिलेक्ट करेंगे, आपको समझ में नहीं। जब एक ही है तो एक ही ले लेते हैं, अच्छा है कि खराब है कोई मतलब ही नहीं। दो चार है तो उसमें से भी नहीं समझ में आ रहा। लेकिन जब आप एक बड़े से हॉल में हैं जहाँ पे इतने अच्छे अच्छे सामान रखे हुए हैं, इतने बड़े शॉप में हैं, तो वहाँ पे आपको चयन करने में भी आसानी होती है। वही बातें बताई जा रही हैं कि जब भी आप प्रतिचयन करें कम से कम पर्याप्त आकार का वो अनुसंधान का जो क्षेत्र है वो होना चाहिए। इसके बाद है निष्पक्षता। अगर समग्र में से कुछ इकाइयों को आप उनकी समानता या विभिन्नता के आधार पर किसी भी प्रकार से जब आप सैंपलिंग करते हैं तो जो भी आंसर प्राप्त होता है वो निष्पक्ष रूप से होता है। उसमें कोई भी बातें इधर उधर की बतानी अलग से नहीं पड़ती है। जो भी रिजल्ट प्राप्त होता है वो निष्पक्ष होता है, उसमें कुछ भी मिलावट नहीं होता है। इसके बाद है साधनों के अनुरूप। जो भी साधन है हमारे पास उसके अनुसार ही हम क्या करते हैं, अपने लिए शोध में, रिसर्च के लिए क्या करते हैं, सैंपलिंग का प्रयोग करते हैं। इसके बाद है उद्देश्य के अनुरूप। जैसा हमारा उद्देश्य है उस उद्देश्य के अनुरूप हम क्या करेंगे, सैंपलिंग लेकर के सैंपलिंग करते हैं रिसर्च में। जैसे कि अगर आपको क्या करना है, सब्जियों में से ये देखना है कि सब्जी जो है वो हमारी पकी हुई है या फिर नहीं पकी हुई है, तो आप आलू को या फिर कोई भी जो भी आप टुकड़ा है काटे हैं उसको आप चेक करते हैं कि पका हुआ है या फिर नहीं पका हुआ है, बस इसी हिसाब से उसको चेक करते हैं। लेकिन वहीं पे अगर आप खीर बना रहे हैं, नॉर्मल अगर सब्जी की बात हम छोड़ देते हैं, दोनों एग्जाम्पल एक साथ देखिए कि अगर हम चावल चेक करते हैं तो उसको आप अपनी अंगुलियों से दबा करके देख लेते हैं। लेकिन वहीं पे अगर आप खीर बनाए हैं चावल की, मीठी खीर बनाए हैं, मीठा चावल बनाए हैं, तो आप क्या करते हैं कि उसको आप मुंह में रख करके टेस्ट करते हैं। उसी हिसाब से इसमें बताया जा रहा है कि हमारा जो उद्देश्य है उस उद्देश्य के अनुरूप ही हमें अपने उस संपूर्ण क्षेत्र में से, समग्र में से इकाइयों का चयन करना चाहिए। इसके बाद है व्यवहारिक। यहाँ पे हमें सबसे ज़्यादा ये ध्यान रखना है कि जो भी रिसर्च हम करेंगे वो क्या होना चाहिए, रिसर्च में जो हम सैंपलिंग लेंगे वो कैसा होना चाहिए, व्यवहारिक होना चाहिए। क्योंकि यहाँ हमें समाज के बीच में ही क्या करना है, अपने शोध को करना है। यहाँ पे प्रयोगशाला विधियों का प्रयोग नहीं करना है।
तो जो भी हम सैंपलिंग लेंगे वो कैसा होना चाहिए, व्यावहारिक होना चाहिए। तो यहाँ पे नॉर्मल आप लोगों ने ये सारी बातें समझ ली हैं छोटे से शब्दों में कि आखिरकार प्रतिचयन क्या होता है, इसकी कितनी पद्धतियां बताई गई हैं, जिसमें से वैयक्तिक पद्धति, जनगणना और निदर्शन, ये इसका प्रकार नहीं है, ये इसकी पद्धति बताई गई है कि इस पद्धति के अनुरूप ही सैंपलिंग ली जाती है। प्रकार अभी आपको आगे पढ़ाया जाएगा। समग्र मतलब संपूर्ण को ही, ये जो समग्र है, समस्त इकाइयां जो भी हैं, इनको अनुसंधान में क्या कहा जाता है, समग्र कहा जाता है। फिर निदर्शन की रचना करते हैं, फिर पीवी यंग और गुडे हॉट के अनुसार परिभाषा, फिर इसमें हम क्या कर रहे हैं, जो प्रतिचयन है हमारा, सैंपलिंग है, उसकी विशेषताएं हमने यहाँ पे पढ़ लिया है। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करेंगे निदर्शन के चरण। ये जो निदर्शन है हमारा, प्रतिचयन है, सैंपलिंग है, उसके कितने स्टेप हैं, किस अकॉर्डिंग ये आगे बढ़ता है। इसमें सबसे पहला है समग्र का निर्धारण करना। हमने यही बताया कि सबसे पहले हमें उस क्षेत्र का चयन कर लेना है जिनमें से हमें क्या करना है, रिसर्च करना है, वो समग्र का हम निर्धारण कर लेते हैं। इसके बाद निदर्शन की इकाई का निर्धारण करना। जो प्रतिचयन हमें करना है, सैंपलिंग लेना है, वो सैंपलिंग में से कितनी इकाइयों का चयन करना है, कितने के ऊपर हमें परीक्षण करना है, उनका निर्धारण हम कर लेते हैं। जैसे कि किसी गांव का हमें चयन करना है, हमने समग्र में से ये देख लिया कि पूरे क्षेत्र का चयन करने से अच्छा है, पूरे क्षेत्र का सर्वेक्षण करने से अच्छा है कि एक किसी गांव का चयन कर लिया जाए। समग्र में से आपने गांव का चयन कर लिया, अब गांव में से किसी परिवार का, किसी व्यक्ति का आप जिस पर रिसर्च करना चाहते हैं, सैंपलिंग के रूप में लेना चाहते हैं, उसका चयन कर लेना ही निदर्शन की इकाई का निर्धारण हो गया। इसके बाद है स्रोत की सूची। जो भी यहाँ से हमें स्रोत प्राप्त होगा इन इकाइयों से, इस परिवार या व्यक्तियों से, उसका हम क्या करेंगे, सूची बना लेते हैं उन प्राप्त स्रोतों का, जिसमें देखिए, जिसमें समग्र की समस्त इकाइयों का नाम लिखा होता है। इसके बाद निदर्शन के आकार का निर्धारण। जो भी हमें सैंपलिंग प्राप्त होगा उसके आकार का निर्धारण कर लेते हैं। इसके बाद है कि निदर्शन पद्धति का चयन। इसके बाद हम निदर्शन पद्धति का चयन करते हैं। पद्धति में हमने अभी बताया था आप लोग को, वैयक्तिक है, जनगणना है और एक सैंपलिंग है। तो उन्हीं तीनों पद्धतियों में से किसी एक पद्धति का हम क्या करते हैं, यहाँ पे चयन कर लेते हैं। इसके बाद हम अपने रिसर्च को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे निदर्शन क्या होता है, इसका स्टेप यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे कि जो निदर्शन है हमारा, सैंपलिंग है, इसके कितने प्रकार हैं। इसके पहले जो पढ़े थे वो तो पद्धति थी, पद्धति के बाद ये उसके चरण बताए गए। अब पढ़ना है कि सैंपलिंग के कितने टाइप होते हैं। निदर्शन के प्रकार में देखिए, मुख्य रूप से जो सैंपलिंग है वो दो होते हैं, प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी। लेकिन जो नॉन प्रोबेबिलिटी है उसके भी ढेर सारे प्रकार बताए गए हैं। तो इसमें स्टेप वाइज देखिएगा कि कौन सा है। देखिए, सबसे पहले संभाव्य निदर्शन, इंग्लिश में इसको प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग या रैंडम सैंपलिंग कहते हैं। इसमें देखिएगा कि ये जो संभाव्य निदर्शन है और असंभाव्य निदर्शन, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, दोनों में क्या डिफरेंट पाया जा रहा है। देखिए, ये जो संभाव्य निदर्शन है इसमें नियम के अनुसार कार्य होता है, जबकि वहीं पे क्या हो रहा है, जो असंभाव्य निदर्शन है इसमें इच्छानुसार कह सकते हैं। जो भी हो रहा है, देखिए, इच्छानुसार समझने के लिए बस बताया जा रहा है कि अगर आपके दिमाग में इतना है कि जो प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है, रैंडम सैंपलिंग है, वो एक नियम के अनुसार होता है, उसमें किसी प्रकार का पक्षपात नहीं होगा अगर नियम के अनुसार होगा। लेकिन अगर वहीं पे असंभाव्य निदर्शन होगा, नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग होगा, तो इसमें इच्छा अनुसार किसी भी व्यक्ति को लेकर के सैंपलिंग कर ली जा रही है। तो इसमें देखिएगा डिटेल्स में कि संभाव्य निदर्शन में क्या बताया गया है। इसे संयोग चयन, यादृच्छिक चयन या लॉटरी चयन भी कहते हैं। जो संभाव्य निदर्शन है इसे संयोग चयन, जैसे कहते हैं कि संयोग बस कोई भी कार्य हुआ तो कहते हैं कि संयोग बस ये कार्य हो गया, ऐसा होने वाला नहीं था, कुछ किसी को इसके बारे में पता नहीं था, बस संयोग बस हो गया। तो वही बात यहाँ बताइए कि इसमें कोई पक्षपात होगा ही नहीं। और फिर देखिए यहाँ पे लॉटरी चयन, जब भी कोई लॉटरी का टिकट होता है उसमें आप देखते होंगे कि मतलब किसकी लॉटरी टिकट के द्वारा क्या निकला है, इसमें कोई व्यक्ति जानता नहीं रहता है पहले से। इसमें सभी व्यक्तियों के चयन करने की समान बराबरी होती है।
बराबरी ये रहती है कि किसी भी व्यक्ति की कभी भी लॉटरी लग सकती है। ऐसा उसमें रहता है कि टिकट सबने लिया है, लेकिन किसकी किस्मत में कितनी लॉटरी में क्या लिखा है वो उसी व्यक्ति को पता होगा। वो लॉटरी किसी के हाथ में आ सकती है। वही बातें यहाँ बताई जा रही है कि सैंपलिंग की जो ये विधि है इसे संयोग चयन, यादृच्छिक चयन या लॉटरी चयन कहते हैं। इसमें देखिएगा, इस चयन में जनसंख्या के प्रत्येक पद के चुने जाने की संभावना बराबर होती है। जो भी चयन किया जा रहा है जिन भी व्यक्तियों का, उन व्यक्तियों को चुने जाने की संभावना बराबर होती है। क्लासरूम में किसी भी स्टूडेंट के ऊपर अगर हमें करना है कोई भी प्रयोग, अगर हम यहाँ पे क्लासरूम के बच्चों का अगर सर्वेक्षण करें, रिसर्च करें उनके ऊपर, तो जब हम प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग करेंगे, इस विधि का चयन करेंगे, हम ये देखेंगे कि जो भी स्टूडेंट क्लासरूम में बैठे हैं उस क्लासरूम में से हम किसी भी स्टूडेंट को उठा सकते हैं। तब वहाँ पे ऐसा नहीं होगा, बल्कि हम क्या करें कि जिन भी स्टूडेंट को हमें क्या करना है कि चयन के लिए एकत्रित करना है, उन सबका नाम हम लिख लेते हैं चिट में, छोटे छोटे कागज के टुकड़ों में। फिर क्या करते हैं, सबको फोल्ड करके रख दिया जाता है। फिर सभी को एक ही में मिला दिया जाए। सब पर्चियों को मिला के रखने के बाद किसी भी एक स्टूडेंट से कहा जाए कि इसमें से उठा लो, कोई भी एक कागज का टुकड़ा उठा लो, देखो उसमें से किसका नाम निकल के आता है। तो ये जो विधि अपनाई जा रही है इसमें किसी भी स्टूडेंट का नाम निकल सकता है, इसमें किसी के साथ कोई पक्षपात नहीं है। तो वही चीजें यहाँ भी बताई जा रही है। सेम यही प्रोसेस इसमें करना है कि जो संभाव्य निदर्शन है इसमें भी वही विधि अपनाई जाएगी। इसमें जनसंख्या के प्रत्येक पद के चुने जाने की संभावना बराबर होती है तथा इसमें किसी भी प्रकार का पक्षपात नहीं होता। नॉर्मल देखिए तो ये नियम के अनुसार होता है, किसी के साथ कोई पक्षपात नहीं होगा। लेकिन वहीं पे जब हम बात करते हैं असंभाव्य निदर्शन की, नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग की, तो इसमें इच्छा अनुसार कर लिया जाता है। जैसे देखिए, इसमें शोधकर्ता अपने विवेक से यानी कि अपनी बुद्धि से इकाई का चयन करता है। जिस भी व्यक्ति पे रिसर्च करना है, इनको सैंपल के रूप में लेना है, वो अपने विवेक के द्वारा इकाई का चयन करता है और न्यायाधीश को पर्याप्त एवं प्रतिनिधि बनाने के लिए कुछ पूर्व अनुभव व पूर्व ज्ञान का उपयोग करता है। कुछ अपने पुराने अनुभव और अपने कुछ ज्ञान के अनुसार, अपनी बुद्धि के अनुसार यानी कि अपनी इच्छा अनुसार वो व्यक्ति क्या कर रहा है, प्रतिचयन कर रहा है। इसके बाद हम देखेंगे कि जो असंभाव्य निदर्शन है इसमें ये बता दिया गया कि अपनी बुद्धि के अनुसार किसी भी व्यक्ति का चयन कर ले रहा है अपने पूर्व ज्ञान और अनुभव के आधार पे। तो इसके कितने स्टेप बताए गए हैं, इसके क्या प्रकार हैं, कितने प्रकार का ये असंभाव्य निदर्शन नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग होता है। इसमें देखिएगा, सबसे पहला है उद्देश्यपूर्ण या सविचार निदर्शन। उद्देश्यपूर्ण निदर्शन का मतलब होता है कि उद्देश्य के अनुरूप इकाइयों का चयन कर लेना। हमारा जो रिसर्च है वो रिसर्च करने के लिए किस प्रकार के सैंपलिंग की आवश्यकता है, उस उद्देश्य के अनुसार हम वहाँ से सैंपलिंग को इकट्ठा कर ले रहे हैं, वहाँ से सैंपल ले रहे हैं, तो क्या हो गया, उद्देश्य के अनुसार हो गया। दूसरा है कि सुविधापूर्ण निदर्शन। इसमें उद्देश्य वगैरह नहीं देखा जा रहा है, बस अपनी सुविधा के अनुसार देखा जा रहा है। इसे अवसरवादी, अनियमित, आकस्मिक या फिर लापरवाही पूर्ण निदर्शन कहा जाता है। इस प्रकार से कोई जो सैंपलिंग है वो नहीं लेनी चाहिए कि अपनी सुविधा के अनुसार कोई भी ले लिया। इसके बाद है स्वचयनित निर्वाचित निदर्शन। इसमें देखिएगा कि स्वयं प्रश्नावली व अन्य माध्यम से जो व्यक्ति है वो क्या करता है कि स्वयं से कुछ प्रश्नावली बनाता है या फिर किसी अन्य माध्यम से निदर्शन करता है या कि सैंपलिंग लेता है, अपने स्वयं से कुछ प्रश्नावली बनाता है या फिर किसी अन्य विधियों का प्रयोग करके वो सैंपल ले लेता है। जैसे कि हमें किसी व्यक्ति के बारे में कोई बात पता नहीं है, लेकिन फिर भी हम उसके बारे में अपने दिमाग में जो खुद से राय बना लेते हैं, इसी के अनुसार स्वयं से कोई प्रश्नावली लेता है, उसी के अनुसार उस व्यक्ति का चयन कर लेता है। जैसे मेरे दिमाग में पहले से ये है कि वो व्यक्ति बहुत अच्छा है, भले ही वो लाख बुरा हो, लेकिन हमारे दिमाग में ये बातें अगर पहले से सेट है तो हम अपनी राय के अनुसार उसी व्यक्ति का चयन कर लेते हैं। तो इस प्रकार से सीधा पता चल रहा है कि इस प्रकार से जब भी सैंपलिंग ली जाएगी तो एक पक्षपात रहित हमें कभी भी निष्कर्ष नहीं प्राप्त होगा अपने रिसर्च में। इसीलिए ये इम्पोर्टेंट होता है कि जब भी रिसर्च किया जाए तो वो पक्षपात रहित होना चाहिए। इसके बाद देखिए निर्दिष्टांश या कोटा निदर्शन। इसमें क्या होता है कि
समग्र को कई भागों में विभाजित कर, जो संपूर्ण है, समग्र है, समग्र को कई भागों में हम बांट देते हैं। उनकी समानता के आधार पे, उनकी भिन्नता के आधार पे हम समग्र को कई भागों में बांट देते हैं। फिर प्रत्येक भाग के निश्चित इकाई का चयन कर लेते हैं। जैसे हमने देखा कि जो भी स्टूडेंट हैं विद्यालय में, जितने ही स्टूडेंट हैं उन्हें हम बराबर भागों में पहले बांट देते हैं क्लास वाइज। जैसे क्लास 11th है, 12th है, इन सब क्लासों में क्या होता है कि जितने भी स्टूडेंट का एडमिशन हुआ है एक वो समग्र हो गया। उसमें से हम क्या करते हैं कि सेक्शन वाइज क्लास जो 11th है, 11th A, 11th B, 11th C, इस प्रकार से करके हम उनको कई भागों में बांट करके अलग कर देते हैं। उसके बाद प्रत्येक भाग के निश्चित इकाई का चयन कर लेते हैं और हम अब ये कह दें कि सभी सेक्शन के जो 20वें नंबर पे स्टूडेंट आ रहे हैं उन्हीं को लेकर के हमें सैंपलिंग करनी है। तो इस प्रकार से जो चयन किया जाएगा वो निर्दिष्टांश या कोटा निदर्शन कहलाता है। इसके बाद है सनय या स्लो बाल निदर्शन। इसे स्लो बाल सैंपलिंग कहा जाता है। ये क्या है, इसमें देखिएगा कि जब इकाइयों की जानकारी नहीं होती है, जब हमें इकाई के बारे में जानकारी ही नहीं है। इकाई का मतलब है कि जैसे भी हमने बताया कि समग्र था हमारा 2500, उसमें से सैंपल हमने लिए 250। अब 250 में से किन व्यक्तियों के ऊपर हमें रिसर्च करना है, इस बात का अगर हमें पता ना हो, जब हमें इकाई का पता ना हो, तब एक दूसरे से पूछ कर इकाई का चयन कर लेते हैं हम। मतलब हमें किसी के बारे में कुछ पता ही नहीं है, बस किसी से पूछ करके वो व्यक्ति कैसा है कैसा नहीं है उसके बारे में बता दीजिए, हम नोट कर लेते हैं बस। मतलब कि किसी भी सैंपलिंग को लेने से पहले ही हम कुछ कर नहीं रहे हैं, किसी भी व्यक्ति से पूछ करके उसके बारे में लिख ले रहे हैं। अभी हमने आपको एग्जांपल दिया कि किसी व्यक्ति के बारे में हम जान नहीं रहे हैं, बस अपने दिमाग में राय बना लिए हैं। और जो उस व्यक्ति के बारे में सही या गलत कोई भी राय हम बनाए हैं अपने दिमाग में, कोई दूसरा व्यक्ति हमसे पूछेगा कि वो व्यक्ति कैसा है, तो हम जो बताएंगे वो वही सैंपल के रूप में लेकर लिख लेगा। तो क्या यह रिसर्च के लिए सैंपलिंग बेहतर होगा? अगर बेहतर नहीं है तो ये सब क्या हो गए, ये सब इसके दोष के अंतर्गत आते हैं। सैंपलिंग के जो लाभ हैं उसी के साथ साथ इसमें हानियां भी हैं। आगे इसके बाद वही बातें आपको बताई जाएंगी कि निदर्शन जो है, सैंपलिंग है, इसका आखिरकार महत्व क्या है। हम रिसर्च करने से पहले एक आधारशिला के रूप में जब सैंपलिंग कर रहे हैं तो उस सैंपलिंग को करने के लिए उसके क्या महत्व बताए जा रहे हैं, क्यों करना चाहिए। देखिए, परिणामों की परिशुद्धता, जो भी हमें परिणाम प्राप्त होता है वो शुद्ध होगा, ऐसा कहा जा रहा है, ये इसकी महत्व में बताया गया। इसके बाद निदर्शन की अनिवार्यता। निदर्शन जो है अनिवार्य होता है कि इतनी बड़ी जनसंख्या में करना आसान नहीं है, तो इसके लिए हमें सैंपल का प्रयोग करना बहुत ही अनिवार्य होता है। इसके बाद समय, धन, श्रम आदि की बचत हो जाती है। जहां आप 2500 व्यक्ति का एक साथ में सैंपलिंग करेंगे या फिर व्यक्तिगत रूप से प्रत्येक व्यक्ति का अगर हम चयन कर रहे हैं, उन सभी व्यक्तियों से सर्वेक्षण करवा रहे हैं, अपने क्वेश्चन को देके आंसर प्राप्त कर रहे हैं, सैंपल के रूप में ले रहे हैं, तो हमारा समय ज़्यादा लगेगा, धन भी ज़्यादा लगेगा, श्रम भी ज़्यादा लगेगा। लेकिन अगर हम जब संपूर्ण में से कुछ व्यक्तियों को सैंपल के रूप में ले करके अपना रिसर्च करते हैं तो वहाँ पे समय, धन और श्रम सभी का बचत हो जाता है। इसके बाद गहन अध्ययन से आसानी हो जाती है। इतने सारे लोगों का जब हम कोई भी रिपोर्ट तैयार करते हैं, कोई भी मैटर हम कलेक्ट करेंगे, डेटा कलेक्ट करेंगे उन व्यक्तियों से, उन सैंपल से, उन इकाइयों से, तो क्या होगा कि हमें गहन अध्ययन में बहुत समय लगेगा। तो इससे क्या होता है, सैंपल ले लेने से गहन अध्ययन से आसानी हो जाती है। ये सारे रहे कि निदर्शन अगर हम कर रहे हैं तो उसके क्या महत्व हैं। अब हम बात करेंगे कि जो निदर्शन है, सैंपलिंग है, उसके दोष क्या हो सकते हैं। अभी हमने इन सब में से बताया आप लोगों को कि जब हम प्रतिचयन कर रहे हैं, सैंपलिंग कर रहे हैं, तो उसकी क्या हानि हो सकती है। अभी नॉर्मल आप लोग देखिए, अगर 2500 व्यक्ति है, उन 2500 व्यक्ति में से अगर हम 250 व्यक्ति का चयन कर ले रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि जो उसमें से जितने व्यक्ति हैं सभी समान रूप से हों। किसी न किसी व्यक्ति के साथ पक्षपात हो सकता है। जैसे कि अगर हम कह दें कि क्लासरूम में जो भी स्टूडेंट हमेशा एक्टिव होते हैं वो पढ़ने में बहुत अच्छे होते हैं, जो टीचरों से कंटिन्यू बात करते रहते हैं, जो भी क्वेश्चंस टीचर क्लास में पुटअप करता है वो स्टूडेंट तुरंत खड़ा होकर आंसर दे देता है, तो वो क्लास का सबसे होनहार स्टूडेंट होगा। या फिर कह दें कि जो बच्चे आगे बैठते हैं वो बहुत ही बुद्धिमान होते हैं, बहुत पढ़ने में अच्छे होते हैं, जो पीछे बैठते हैं उनको कुछ नहीं आता है। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है
कि जो पीछे वाले बच्चे होते हैं वो एग्जाम में टॉप कर देते हैं। तो यही बातें यहाँ पे भी बताई जा रही हैं कि जिस समग्र में से हम अपने अनुसार कोई भी सैंपलिंग ले रहे हैं, हम कह दें कि अगर किसी विद्यालय में कंपटीशन के लिए जाना है तो जो बच्चे आगे सीट पे बैठते हैं हम उन्हीं बच्चों को लेकर जाएंगे, जबकि इससे ज़्यादा होनहार हो सकता है पीछे किसी सीट पे बच्चे छूटे हुए हों। तो मौका सब स्टूडेंट को अगर दिया जाए तो इसमें कोई पक्षपात नहीं होगा और नई नई चीज़ें बाहर निकल के आएंगी। तो वही बातें इसमें प्रतिचयन में दोष में बताया गया है कि पक्षपात की संभावना रहती है जब भी सैंपलिंग करते हैं। इसके बाद है कि विशेष ज्ञान की आवश्यकता। जब भी हम क्या करते हैं कि सैंपलिंग ले लेते हैं तो उसमें विशेष ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है। उसके बाद उचित निर्देशन में कठिनाई आती है। उचित निर्देशन में हमें कठिनाई देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से ये जो आज की क्लास थी इसमें आपको टोटली ये बताया गया था कि जो सैंपल है वो सैंपल क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, विशेषता क्या है, इसके चरण क्या है, प्रकार क्या है, और प्रकार जो भी इसके बताए गए डिटेल्स में आपको प्रोबेबिलिटी, नॉन प्रोबेबिलिटी, इसके बाद जो सैंपलिंग है उसके क्या लाभ हो सकते हैं और क्या हानियां हो सकती हैं। तो इस तरह से हम आज की क्लास को यहीं पे कंप्लीट करके एंड करते हैं। मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।